नमस्कार, आज हम भारतीय कला इतिहास के उस महत्वपूर्ण चरण पर चर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ से भारतीय कला को राजकीय संरक्षण, स्मारकीय स्वरूप और नैतिक दर्शन प्राप्त हुआ। हमारा विषय है मौर्य काल और मौर्य काल की कला। मौर्य काल से पहले भारत में कला मुख्यतः लोक परंपराओं, धार्मिक अवस्थाओं और क्षेत्रीय शैलियों पर आधारित थी। इसी चरण को हम प्राक मौर्य काल कहते हैं, जहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ, यक्ष यक्षिणी परंपरा तथा प्रारंभिक शहरी सभ्यता की कलात्मक अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं। इसके बाद आता है मौर्य काल, जो भारतीय कला इतिहास में पहली बार राज्य प्रायोजित कला यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट की सशक्त परंपरा को स्थापित करता है। तो सम्राट अशोक के समय कला केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं रह गई, बल्कि वह धर्म, नैतिकता और लोक कल्याण का साधन बन गई। इसी काल में हमें अशोक स्तंभ, शिलालेख, स्तूप, गुफाएं, पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर जैसे अद्वितीय एग्जाम्पल मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्राक मौर्य कला से मौर्य कला तक भारतीय कला ने किस प्रकार से लोक से राजसत्ता, प्रतीक से विचार और आस्था से शासन की यात्रा तय की। तो आइए भारतीय कला की इस ऐतिहासिक यात्रा को तथ्य, दृष्टांत और विश्लेषण के साथ समझते हैं। तो पूर्व मौर्य काल की मूर्तिकला। तो वैदिक काल के बाद हम मूर्तिकला के एक ऐसे क्षेत्र में या एक ऐसे युग में प्रवेश करते हैं जहाँ से मूर्तिकला का एक व्यवस्थित इतिहास पता लगाया जा सकता है। तो भारत में उपलब्ध सबसे पुरानी ऐतिहासिक मूर्तियाँ मगध के शिशुनाग वंश के कई राजाओं की हैं। इससे पहले वैदिक सभ्यता थी, जिसके मूर्तिकला के कोई भी उदाहरण प्राप्त नहीं हुए हैं, या फिर किसी भी ऐसे स्थापत्य के उदाहरण आज तक प्राप्त नहीं हुए जिसके आधार पर उसका प्रमाणिक पता लगाया जा सके। परंतु ऐतिहासिक रूप से इसे नगरीय क्रांति का एक स्वरूप माना जाता है, जिसको गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में वर्णित किया है, जिसमें शासक वर्ग का उदय हुआ, धर्म का प्रचलन हुआ, इमारतों का अस्तित्व हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, लेखन कला का ज्ञान और उत्पादक वर्ग की प्रधानता धीरे धीरे स्थापित होने लगी। तो शिशुनाग वंश के कई राजाओं की मूर्तियाँ मगध से प्राप्त होती हैं। इसकी पुष्टि इन मूर्तियों पर खुदे हुए इन राजाओं के नाम से होती है। तो उस समय भारत 16 महाजनपदों में या बड़े राज्यों में बटा था, जहाँ गणतंत्र और राजशाही दोनों तरह की शासन प्रणालियाँ प्रचलित थीं। मगध इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। मगध के अलावा कंबोज, गंधार, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, चेदी, वत्स, कौशल, काशी, पांचाल, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध, ये 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी ग्रीवरज या राजगृह थी, जिसके शासक बिंबिसार थे, जिन्हें मगध का वास्तविक संस्थापक व हर्यक वंश का प्रथम शासक माना जाता है, जो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश आता है तथा शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है, जिसका अंतिम शासक धनानंद होता है, और उसको चंद्रगुप्त मौर्य उसकी हत्या कर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इससे पहले भारत में कई विदेशी आक्रमणकारियों जैसे ईरान के आक्रमणकारी डेरियस प्रथम और यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर हुए। सिकंदर अंतिम नंद शासक धनानंद के समकालीन या चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन माने जाते हैं। इस काल के मूर्तियों की शैली की बात करें तो ये मूर्तियाँ एक ही शैली की बनी हुई हैं और मानव के वास्तविक आकार से भी अधिक बड़ी हैं, यानी ये आदम कद मानी जाती हैं। ये दीक्षा की आद्य कला का ठेठ नमूना कही जा सकती हैं। मौलिक शैली में वास्तविकता का पुट है और प्रोटोकॉल कला भारी विकसित शैली की ख्याति है। मूर्तिकार ने इन कलाकृतियों में वास्तविकता का अधिक ध्यान रखा है। उदाहरणार्थ, भाव मूर्तियाँ नहीं कही जा सकती, अतीत के संरक्षण व आदिम मानवता की ओर पूर्णता का प्रतीक है। वैज्ञानिक ने यक्ष मूर्तियाँ माना है। ये पदार्थ कठोर, रूढ़, जीवनहीन, सीधा समझ और अत्यंत सम्मित रचना है। इनमें किसी प्रकार की कोई गति स्पष्ट नहीं होती है। मुख्यतः इस समय की मूर्तियाँ बहुत ही कठोर
और सीधी, रूढ़िबद्ध तथा जीवनहीन नज़र आती हैं। तो ये पहला मैप जो 16 महाजनपदों का दिखाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा मगध महाजनपद होता है। तो अजातशत्रु, स्क्रीन पर दिख रही प्रतिमा अजातशत्रु की है। अजातशत्रु की मूर्ति शिशुनाग वंश की जीवित मूर्तियों में सबसे पुरानी मानी जाती है। वह गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं और 552 ईसा पूर्व में यह सिंहासन पर बैठे। यह मूर्ति मथुरा के पास परखम नामक एक गांव से मिली है, इसीलिए इसे परखम का यक्ष भी कहा जाता है। यह वर्तमान में मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। मूर्ति की टोटल ऊंचाई 9 फीट है। पटना के यक्ष की मूर्ति भी बेजान है, लेकिन यह कुछ हद तक अच्छी तरह से तराशी हुई है। इसमें आप कपड़ों की बनावट, कमरबंद की व्यवस्था को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी तराश अच्छी तरह से हुई है, जिसमें लटकते हुए झालर भी बनाए गए हैं, माला के धागे भी साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मूर्ति में कोई जान या हरकत नहीं है। इसी तरह की शैलियाँ मिस्र और ग्रीस की शुरुआती कला में भी मिलती हैं, तो हो सकता है कि ये शुरुआती मूर्तिकारों ने इसी तरह की मूर्तियाँ बनाई हों। तो परखम यक्ष को परखम यक्ष या मणिभद्र यक्ष भी कहा जाता है। 150 ईसा पूर्व की मानी जाती है, जो मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। इसका आकार 2.6 मीटर है तथा इस पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है। इसको 150 ईसा पूर्व में बनाया गया था। कुछ इसे शुंग काल की मानते हैं तथा कुछ विद्वान इसे मौर्य काल की प्रतिमा मानते हैं, परंतु ये मौर्य काल से पहले की है, जो हर्यक वंश से संबंधित है, क्योंकि इस मूर्ति पर स्पष्ट रूप से उन राजाओं के नाम खुदे हुए हैं। शिशुनाग तथा नंद काल के बाद महाकवि भास के प्रतिमान नाटक से पता चलता है कि उस समय मृत लोगों, राजाओं की मूर्तियों का एक देवकुल या देउल में रखा जाता था, उनकी पूजा अर्चना होती थी। यह संभावित महाभारत काल से चले आए और गुप्त काल तक प्रतिरूपित रहे। अन्य मूर्तियां अजातशत्रु के पुत्र अजउदयी, जिन्होंने पाटलिपुत्र बसाया था, उनकी मृत्यु 467 ईसा पूर्व में होती है, और उनके पुत्र नंदिवर्धन की पटना के निकट प्राप्त हुई, और अब यह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो पहले चित्र की प्रतिमा जो है वो पटना के यक्ष यानी अजउदयी की प्रतिमा है, और दूसरी प्रतिमा नंदिवर्धन की है, जो सिरविहीन है। ये वही अजउदयी हैं जिन्हें उदायन या उदयन के नाम से जाना जाता है, जिनके ऊपर महाकवि भास ने स्वप्नवासवदत्ता या स्वप्नवासवदत्ता के नाम से एक नाटक की रचना की, जिसमें राजा उदयन व वासवदत्ता के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। इस काल से जुड़ी अन्य मूर्तियों की बात करें तो स्त्री मूर्ति, जो इसे मनसा देवी की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी स्त्री मूर्ति, ये मूर्ति 6 फीट 7 इंच लंबी है, जो ग्वालियर राज्य के बेस नगर से मिली है। अब यह कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। इसे बेस नगर की यक्षी प्रतिमा भी कहते हैं। इसके अलावा एक पुरुष की मूर्ति मथुरा के पास बड़ौदा गांव से मिली है। यह जगह परखम के पास है और मूर्ति अभी भी मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। इस मूर्ति का केवल सिर से सीने तक का हिस्सा ही मिला है। तो इतिहास से अभी पता चलता है कि नंदिवर्धन ने कलिंग को जीतने के बाद अपने साथ कई जैन मूर्तियां वापस लाए थे। इसलिए यह संभव है कि उस समय जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई जा रही थीं। तो राजगीर की साइक्लोपियन वाल अथवा दैत्यों की दीवार के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व मौर्यकालीन कला या स्थापत्य कला का प्राचीन नमूना है। तो राजगीर की साइक्लोपियन वाल लगभग 40 किलोमीटर यानी 25 मील लंबी पत्थर की किलेबंदी है, जो बिहार में स्थित प्राचीन मगध राजधानी राजगृह वर्तमान राजगीर को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए बनाई गई थी, जो चीन की दीवार की तरह देखने में जान पड़ती है, परंतु वर्तमान में ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में विद्यमान है।
यह संरचना पूर्व मौर्य काल की है और प्राचीन भारत की सबसे पुरानी जीवित किलेबंदी संरचनाओं में से एक मानी जाती है। इसका उत्खनन सर जॉन मार्शल ने कराया था। रामायण में राजगृह की स्थापना वासु नामक ब्राह्मण के पुत्र द्वारा बताया गया है, जबकि महाभारत में इसका श्रेय राजा बृहद्रथ को दिया गया है, यानी इसे राजा बृहद्रथ ने बनवाया था। बौद्ध पाली ग्रंथों में राजगृह को 5 पहाड़ियों से घिरा सुरक्षित नगर बताया गया है और इसका संबंध बुद्ध के जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ है। दीवार का निर्माण 2 चरणों में हुआ माना जाता है। पहला चरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरा चरण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसका प्रमाण नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBPW से मिलता है। इस किलेबंदी का निर्माण हर्यक वंश के मगध शासक राजा बिंबिसार द्वारा आरंभ कराया गया और उनके पुत्र राजा अजातशत्रु द्वारा बड़े-बड़े बिना तराशे पत्थरों से पूरा कराया गया। दीवार की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 12 से 13 फीट तथा चौड़ाई 14 से 17 फीट है। संभव है कि समय के साथ इसकी ऊंचाई कम हो गई हो। वर्तमान में दीवार के कुछ हिस्से ही शेष बचे हैं। इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है और अब इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। राजगीर की साइक्लोपियन दीवार का उत्खनन सर जॉन मार्शल द्वारा कराया गया था। तो ये दोनों इमेज साइक्लोपियन वाल की हैं जो राजगीर में स्थित है। आप इसको देख सकते हैं, इस दीवार की बनावट जिसकी मोटाई 14 से 17 फीट लगभग है तथा इसकी ऊंचाई 12 से 13 फीट तक की है। इसको दैत्यों की दीवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट लौरिया नंदनगढ़ बिहार। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल है जो नरकटियागंज से लगभग 14 किलोमीटर और बेतिया से 28 किलोमीटर दूर बूढ़ी गंडक नदी के पास स्थित है। इस स्थल का नाम अशोक के स्तंभ लौरिया अशोक स्तंभ और उससे लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नंदनगढ़ स्तूप के टीले के कारण पड़ा। यहाँ 3 पंक्तियों में 15 स्तूप टीले पाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति 600 मीटर से अधिक लंबी है, जो योजनाबद्ध बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण प्रस्तुत करती है। प्रारंभिक खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी और बाद में HVW गैरिक और टी ब्लॉक ने 1905 में यहाँ पर उत्खनन कराया। टी ब्लॉक ने कुछ टीलों में जली हुई मानव अस्थियां और सोने की पत्ती पर स्त्री आकृति पाई और इन्हें वैदिक समाधि टीले मानते हुए मौर्य पूर्व काल का बताया, यानी ये सब प्राक मौर्य काल से संबंधित है। स्थानीय लोग इन टीलों को भीसा कहते हैं। इसका उल्लेख कनिंघम ने भी किया है। नानी गोपाल मजूमदार ने पुनः अध्ययन करके सिद्ध किया कि ये साधारण मिट्टी के टीले नहीं बल्कि ईंटों से निर्मित बौद्ध समाधि या स्तूप स्मारक है। मजूमदार ने यह भी बताया कि सोने की पत्ती की आकृति पिपरावा स्तूप में मिली आकृति से मेल खाती है, जो निश्चित रूप से 300 ईसा पूर्व या उससे पहले का बौद्ध स्तूप है। इसलिए लौरिया नंदनगढ़ के स्तूपों को वैदिक अंत्येष्टि परंपरा से जोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नंदनगढ़ का स्तूप 1935 में मजूमदार ने शुरू कराया और 1939 तक अमलानंद घोष द्वारा जारी रखा गया। खुदाई से स्पष्ट हुआ कि नंदनगढ़ एक विशाल बौद्ध स्तूप था जिसका आधार बहुभुजीय क्रूशाकार था और ऊंचाई के कारण यह भारत के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक रहा होगा। स्थल से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यह क्षेत्र शुंग और कुषाण काल तक आबाद रहा। तो ये लौरिया नंदनगढ़ का ओवरऑल स्तूप का साइज जो देखने में बहुत बड़ा है, जो इसीलिए कहा जाता है कि तत्कालीन समय में भारत का सबसे बड़ा स्तूप रहा होगा। तो लौरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य या बौद्ध स्तूप बुद्ध से जुड़ा हुआ है और यहाँ खुदाई से अस्थियाँ और सोने की मूर्ति मिली है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बनाता है। यह सम्राट अशोक के स्तंभ के पास स्थित है और इसके स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां होने की मान्यता है, जो इसे बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। व्यवस्थित पुरातात्विक खुदाई का कार्य बहुत बाद में 1935 से 36 में NG मजूमदार द्वारा कराया गया और 1940 से 41 ईस्वी तक एक घोष द्वारा जारी रखा गया। इन खुदाइयों से 24.38 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई वाले एक विशाल ईंट के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसको आप सामने की इमेज में देख सकते हैं। यह संरचना बहुभुजीय है और तारे के समान है। इसमें 5 परिवर्ती चबूतरे हैं, जिसमें से 3 चबूतरों में परिक्रमा मार्ग है।
आप 5 चबूतरों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परत दर परत। स्तूप की वास्तुकला में चिकने गोल किनारे वाली ढाली हुई ईंटों की एक क्षैतिज पट्टी है, जो स्तूप के मुखौटे को रेखांकित करती है। इस स्थल के निकट ही अशोक स्तंभ में से एक सर्वथा संरक्षित स्तंभ है, जिस पर मौर्यकालीन पॉलिश और एक ही स्थान पर स्थित सिंह स्तंभ है। तो ये लौरियानंदनगढ़ स्तूप का फ्रंटल व्यू है, जो प्राक मौर्य काल में निर्मित कराया गया था। इसके बाद घोषित राम मठ या घोषित राम विहार, जो 500 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यह भारत के कौशाम्बी में स्थित घोषित राम मठ एक महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध मठ था, जिसका निर्माण घोषित नामक व्यापारी ने कराया था। बुद्ध यहाँ निवास करते थे और उपदेश देते थे, और कई वर्षों में विभिन्न ऋतुओं में यहाँ वो अवलोकन करते थे। प्राचीन चीनी तीर्थयात्रियों के अनुसार यह बौद्ध मठवासियों जीवन शिक्षाओं जैसे धर्मचक्र के घूमने पर सूत्र और मठवासी विवादों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि घोषित राम द्वारा बनवाया गया घोषित राम मठ की संरचना, जो ईंटों की बनी संरचना आज भी मौजूद है। इसके बाद ये कुछ वर्ल्ड व्यू प्लान में यहाँ पर जितने भी इस प्रांगण में आर्किटेक्चर थे इस पहाड़ी पर, वो दर्शाए गए हैं। इसके बाद बुद्ध की अस्थियों या उनकी समाधि के रूप में 8 स्तूपों में से सबसे प्राचीन पिपरावा स्तूप को भी माना जाता है, जो प्राक मौर्य काल से संबंधित है। पिपरावा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित एक गांव है, जो सिद्धार्थनगर शहर के पास है। यह क्षेत्र काली नमक चावल की सुगंधित और मसालेदार किस्म के लिए भी जाना जाता है। तो पिपरावा ऐतिहासिक बुद्ध जन्मभूमि क्षेत्र में स्थित है और विश्व धरोहर स्थल लुम्बिनी से लगभग 9 मील की दूरी पर स्थित है। इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। तो पिपरावा अपने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गई खुदाई से प्रमाण मिलता है कि बुद्ध की अस्थियों का एक भाग उनके शाक्य वंश को दिया गया था और उसी को यहाँ एक स्तूप में संरक्षित रखा गया है। इस स्थल पर एक विशाल स्तूप, कई प्राचीन मठों के अवशेष और एक संग्रहालय मौजूद है। इसके पास स्थित गनवारिया टीला क्षेत्र में प्राचीन आवासीय परिसर और मंदिरों के अवशेष भी पाए गए हैं। पिपरावा स्तूप को सबसे प्राचीनतम स्तूप भी माना जाता है। तो ये पिपरावा स्तूप की मौजूदा संरचनाएं और उसके प्रांगण में जो भी संरचनाएं मौजूद थी ईंटों की, उनका इमेज है। नेक्स्ट, पिपरावा से मिले 5 अवशेष पात्रों को जिसका उत्खनन विलियम पेप्पे ने कराया था। तो ये 5 अवशेषों के पात्र हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ पिपरावा फूलदान को दर्शाया गया है। शिलालेख में लिखा गया है कि सलिल निधाने बुद्ध सा भगवते, अर्थात भगवान बुद्ध के अवशेष। इस पर ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शन है, जिसको आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज, जो 1898 में विलियम पेप्पे द्वारा खुदाई के दौरान पिपरावा स्तूप के उत्खनन के दौरान ली गई थी। तो ये सभी मूर्तियाँ और स्थापत्य संरचनाएं जो प्राक मौर्य काल से संबंधित थीं। इसके बाद हम मौर्य काल की चर्चा करेंगे। तो ये मौर्यन एम्पायर का पूरा मैप है, इसमें आप क्लियरली मौर्यों द्वारा विजित प्रदेश या उनके द्वारा जहाँ जहाँ उन्होंने भारत पर शासन किया वो दर्शाया गया है। मौर्यकाल, तो मौर्यकाल 322 से 185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्यवादी काल था, यानी इंपीरियलिस्टिक एज था, जिसमें केंद्रीकृत शासन, शिलालेख परंपरा तथा स्तंभ, स्तूप और यक्षी जैसी कला परंपराओं का विकास हुआ। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल, दक्कन और अफगानिस्तान तक था। इस काल के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। अशोक महान के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में एक जैन भिक्षु के रूप में संथारा या संलेखना पद्धति से अपने जीवन का त्याग किया।
जिसमें व्रत रहकर अंतिम दिनों में उपवास रखकर परिनिर्वाण को प्राप्त किया जाता है, जो जैन धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, जिन्हें मित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रशाली या जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैप स्पष्ट रूप से अशोक के टाइम पीरियड के जिन जिन फेमस साइटों पर उसने स्तंभ स्थापित करवाए, स्तूपों का निर्माण कराया, उसके बारे में है। इसमें कौशाम्बी, लौरिया, रारोज है, शोपारा है, शांतिनाथ, अमरावती और धौली है, गिरनार है, दिल्ली टोपरा है, कालसी, मीरत और शहबाजगढ़ी, कांधार, इन सबको दिखाया गया है। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य की बात करें तो मौर्य काल भारतीय कला इतिहास का प्रारंभिक और निर्णायक चरण है। इस काल में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। इस काल की कला की प्रमुख विशेषता चमकदार पॉलिश यानी मौर्यन पॉलिश है। अशोक स्तंभ, स्तंभ शीर्ष, रिलायन कैपिटल और शिलालेख मौर्य काल के कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यक्ष यक्षी मूर्तियां इस काल की लोक धार्मिक और प्रतीकात्मक कला को दर्शाती हैं। स्थापत्य में स्तूपों का प्रारंभिक विकास इसी काल में हुआ। और अगर इनके शासकों की बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, जो 322 से 297 ईसा पूर्व तक शासक रहे। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार हुए, जो 297 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद अशोक महान का शासनकाल आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इनका समय काल 273 या 68 से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद दशरथ आए, उसके बाद संप्रति, शालिशोक, देववर्मन, सतधमन, बृहदरथ आए। बृहदरथ 187 से 180 ईसा पूर्व तक, इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव डाली मगध पर। इसके बाद अशोक महान का शासन काल आता है, जो 273 से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये मौर्य वंश के तीसरे महानतम शासक हुए, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से मगध पर शासन किया। ये बिंदुसार के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जो दिव्यावदान के अनुसार इनकी माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। इनकी पत्नी देवी और तिश्रक्षिता और एक रानी कारुआकी के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा असंधिमित्रा अशोक की पटरानी थी, जो निसंतान थी, और उनकी एक और रानी पद्मावती थी, जिनके पुत्र कुणाल हुए, जो दशरथ से पहले अशोक के उत्तराधिकारी बने। इनके महत्वपूर्ण पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला था। अपने शासन के 8वें वर्ष लगभग 260 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने धम्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद अशोक ने अहिंसा, नैतिकता और जन कल्याण का प्रचार किया, स्तूपों का निर्माण कराया और बौद्ध संघ को संरक्षण दिया। उनके विचार शिलालेखों और स्तंभ लेखों में सुरक्षित हैं। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ से और राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र उनकी विरासत से जुड़ा हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया, लेकिन अन्य धर्मों को भी उन्होंने प्रसारित किया। इस मैप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अशोक द्वारा जीते गए जितने भी क्षेत्र थे, जो अलेक्जेंडर के द्वारा विजित क्षेत्रों तक जाते थे, भारत से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूनान तक इसका शासन एक समय तक फैल चुका था। अशोक के नाम और उपाधियों की जानकारी उनके शिलालेखों से मिलती है। मस्की शिलालेख में उन्हें देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय अशोक कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक और देवनाम प्रिय एक ही व्यक्ति थे। मास्की माइनर रॉक एडिक्ट में उनका नाम स्पष्ट रूप से अशोका मिलता है। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख में उनकी उपाधि देवनाम प्रिय अशोक प्रियदर्शी दी गई है। देवनाम प्रियदर्शी। अशोक का अर्थ शोक रहित है, जबकि प्रियदर्शी का अर्थ है दयालु और सौम्य दृष्टि वाला, जिसे
उनका राज्याभिषेक नाम माना जाता है। 3री-4थी शताब्दी ईस्वी के बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंस में भी प्रियदर्शी नाम को अशोक के नाम से जोड़ा गया है। ग्रीक शिलालेखों में भी उन्हें वेसिलियस पियोडासेस कहा गया है। उनकी उपाधि देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, अन्य शासकों द्वारा भी प्रयुक्त हुई, लेकिन मस्की और गुर्जर अभिलेखों से सिद्ध होता है कि यह उपाधि विशेष रूप से सम्राट अशोक से संबंधित थी। विभिन्न स्रोतों में अशोक की 5 पत्नियों का उल्लेख है: देवी या वेदिशा महादेवी, शाक्य कुमारी, संधिमित्रा, पद्मावती, कारुबाकी, तिष्रक्षिता। तो अशोक का चित्रण सांची के एक स्तूप के तोरण द्वार में हुआ है। राजा अशोक नागों से बुद्ध के अवशेष लेने के लिए रामग्राम जाते हैं, जो अशोक की रामग्राम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु ये व्यर्थ होता है क्योंकि नाग शासक उन्हें वो अस्थियां लेने से या उनको वो अस्थियां प्राप्त नहीं होती हैं। जो दक्षिणी द्वार स्तूप नंबर 1 के तोरण द्वार में बनाया गया है, जो शुंग काल से संबंधित है, जिसमें राजा अशोक को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। बैलगाड़ी पे सवार, घोड़े की गाड़ी पे सवार दर्शाया गया है, या रथ पे सवार। बीच में एक स्तूपा का चित्रण है। इसके अलावा नागों द्वारा उनकी पूजा करते हुए दर्शाया गया है। अशोक द्वारा बनवाए गए कुछ स्मारक और उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है। तो सांची स्तूप जो स्तूप है और वो सांची या मध्य प्रदेश में स्थित है। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया, जो मंदिर या स्तूप के रूप में बोधगया विहार में स्थित है। बारबरा गुफाएं, जो बिहार में स्थित हैं। नालंदा महाविहार, ये बिहार में स्थित है। धर्मराजिका स्तूप अशोक ने बनवाया, जो तक्षशिला में स्थित है। कुणाल स्तूप तक्षशिला में स्थित है। भीरटीला बस्ती बिहार में है, ये तक्षशिला में स्थित है। भरौत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। देवर कोठार स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बुटकारा स्तूप स्वात घाटी संभवतः पाकिस्तान में स्थित है। हाँ, पाकिस्तान में स्थित है। सन्नति स्तूप कर्नाटका में स्थित है। मीर रुकुन स्तूप यह नवाबशाह में स्थित पाकिस्तान में स्थित है। ये महत्वपूर्ण कुछ स्तूप और मंदिर जिनको अशोक ने निर्मित कराया। अशोककालीन या मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा गया है। पहली दरबारी कला या राजकीय पहल, जिसमें महल, स्तंभ और स्तूप आते हैं। इसके अलावा लोकप्रिय कला, जिसमें व्यक्तिगत पहल को शामिल किया गया, जिसमें गुफाएं, मिट्टी के बर्तन और लोक मूर्तियां शामिल हैं, जो सामान्य लोगों की पहुंच से अधिक समीप है, उनको लोकप्रिय कलाओं के अंतर्गत रखा गया, जबकि जो राजकीय संरक्षण में पनपी उन्हें दरबारी कला के अंडर रखा गया है। अशोककालीन वास्तुकला की बात करें तो अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों के अलावा उनके द्वारा स्थापित स्तंभ आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में विद्यमान हैं। अशोक को भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित पत्थर वास्तुकला की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उनके काल से पहले भवन निर्माण प्रायः लकड़ी, बांस और छप्पर जैसी अस्थायी सामग्रियों से किया जाता था। अशोक के शासनकाल में पहली बार पत्थर का अस्थायी रूप से उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ। संभवतः यह तकनीक यूनानी संपर्क में आने से विकसित हुई, ऐसा माना जाता है। माना जाता है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में अपने महल का निर्माण लकड़ी के स्थान पर पत्थर से कराया और विदेशी कारीगरों की सहायता ली। उन्होंने पत्थर के माध्यम से शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण कर भारतीय वास्तुकला में एक नया और अस्थायी आयाम जोड़ दिया। अशोक के शिलालेख की बात करें तो प्रमुख प्राप्त शैललेखों में 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लघु शैललेख कई स्थानों पर मिले हैं, लेकिन इसकी निश्चित संख्या नहीं है। स्तंभ लेख 7 हैं। कुल मिलाकर अशोक के शिलालेख लगभग 33 स्थानों से ज्ञात होते हैं। अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक द्वारा बनाए गए लगभग 20 पिलर्स आज भी ज्ञात हैं। इनमें से 7 स्तंभों पर पशु आकृतियों का शीर्ष सुरक्षित अवस्था में मिला है। इन स्तंभों की बात करें तो पहला अशोकन स्तंभ, जो सारनाथ स्तंभ है, ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, ये पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। दूसरा लौरिया अरारोज स्तंभ है, जो पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा सिंह शीर्ष स्तंभ, जो चंपारण बिहार में स्थित है। अगला रामपुरवा बैल स्तंभ है, जो पश्चिम बंगाल रामपुरा बैल स्तंभ पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। सांची स्तंभ, जो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। वैशाली स्तंभ वैशाली बिहार में स्थित है।
कौशाम्बी स्तंभ कौशाम्बी प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ कौशाम्बी स्तंभ का स्थानांतरित रूप प्रयागराज और इलाहाबाद है। टोपरा स्तंभ मूलतः टोपरा हरियाणा वर्तमान में दिल्ली में। मेरठ स्तंभ मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। शंकिसा स्तंभ शंकिसा उत्तर प्रदेश में स्थित है। निगाली सागर नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी स्तंभ लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। सोपारा स्तंभ खंडित अवस्था में नाला सोपारा या महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये टोटल अशोक के स्तंभों की बात थी, जो किन जगहों पर और किन पशुओं के मूर्तियों से स्थापित है या सुसज्जित है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की बात करें या मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो गिरनार शिलालेख या गिरनार जूनागढ़ से प्राप्त है। धौली शिलालेख धौली भुवनेश्वरा से प्राप्त है। कलिंग युद्ध का शिलालेख जो जौगढ़ शिलालेख है, कलिंग युद्ध का उल्लेख धौली शिलालेख में है। फिर उसके बाद तीसरा जौगढ़ शिलालेख आता है जो जौगढ़ गंजाम उड़ीसा से है। चौथा खालसी शिलालेख या खालसी देहरादून उत्तराखंड से है। शाहबाज घड़ी शिलालेख पेशावर के पास पाकिस्तान से खरोष्ठी लिपि में है। मानसेहरा छठा शिलालेख जो हजारा शिला पाकिस्तान में स्थित है जो खरोष्ठी लिपि में है। सोपारा शिलालेख या नाला सोपारा महाराष्ट्र में स्थित है। आठवां शिलालेख एरन है जो एरन एमपी में स्थित है। अशोक के अभिलेख या शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाटेद्री फैंथलेर ने की थी, जो 1750 ईस्वी माना जाता है। अशोक के अभिलेखों अथवा ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय सन 1937 ईस्वी में जेम्स फ्रिंशप को जाता है। अगर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की बात की जाए या फिर ब्राह्मी लिपि को, तो वो एक ही व्यक्ति है जो 1937 में जेम्स फ्रिंशप ने उसे पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख जो पत्थरों पर उत्कीर्ण कराए गए, और स्तंभलेख जो स्तंभों पर, और गुहालेख जो गुफाओं के अंदर उत्कीर्ण कराए गए। शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ कराया। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि के अभिलेख उत्तर भारत व पश्चिम पाकिस्तान से तथा ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भारत से ही मिले हैं। भारत में लिखे गए अभिलेखों की भाषा संस्कृत है तथा स्तंभलेख पर सिर्फ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से ये एरिया डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रीक एवं अरामाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं, जबकि खरोष्ठी लिपि के उत्तर भारत व पश्चिमी पाकिस्तान से, जबकि ब्राह्मी लिपि के सिर्फ भारत में ही। तो ये 6 इमेज जो अशोकन पिलर्स की हैं, जिसके शीर्ष पर जानवर की मूर्तियां अभी भी सुरक्षित अवस्था में हैं। तो पहला वैशाली का सिंह शीर्ष स्तंभ है, दूसरा शंकिसा का हाथी वाला स्तंभ है, तीसरा रामपुरवा जेबू बुल का जेबू एक प्रकार की बैल की प्रजाति है जो राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय के बाहर स्थित है, या उसे संग्रहित किया गया है। चौथा लौरिया नंदनगढ़ का लायन है, और पांचवा रामपुरवा लायन है, और छठा फोर लायन जो सांची के पास स्थित है। तो ये अशोकन पिलर के कैपिटल्स हैं। अशोकन स्तंभ अखंड पत्थर से बने स्तंभों की एक श्रृंखला थी जिन्हें मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिन पर शिलालेख भी खुदवाए गए। अशोक ने इन्हें धम्म स्तंभ कहा। ये स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण स्मारक हैं और इनमें मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश की विशेषता दिखाई देती है। आज अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 20 स्तंभ ज्ञात हैं, जिनमें से कुछ पर शिलालेख अंकित हैं। पश्व आकृतियों वाले शीर्ष स्तंभों में से केवल 7 पूर्ण स्तंभ बचे हैं। 2 स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। बाद के काल में कुछ स्तंभों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, जिसमें कई के शीर्ष नष्ट हो गए हैं। ये स्तंभ औसतन 12 से 15 मीटर ऊंचे एवं लगभग 50 टन वजनी होते थे, जिन्हें दूर दूर तक खींचकर स्थापित किया गया था। अशोक के स्तंभ भारत की सबसे प्राचीन पत्थर मूर्तिकला के उदाहरण हैं। इससे पहले भवन निर्माण में मुख्यतः लकड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन यूनानी और फारसी संपर्क के बाद पत्थर का प्रयोग बढ़ा। सारनाथ का सिंह शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अधिकांश अशोक स्तंभ बौद्ध मठों, तीर्थ स्थलों और बुद्ध से जुड़े स्थानों पर स्थापित किए गए, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए थे। कई स्तंभों पर भिक्षुणियों के लिए उपदेश अंकित है। प्रमुख स्तंभ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में स्थित है।
तो इनमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि चुनार के बलुआ पत्थर से एकात्मक रूप से निर्मित किए गए थे, जो 12 से 15 मीटर ऊंचे होते थे और लगभग 50 टन वजनी होते थे। तो सबसे पहले रामपुरवा बुल कैपिटल या रामपुरवा बैल की बात करें तो यहाँ से बेसिकली दो स्तंभ की प्राप्ति हुई है। पहला जो बुल कैपिटल है और दूसरा लायन कैपिटल। तो रामपुरवा शीर्ष अशोक के द्वारा बनाए हुए दो स्तंभों के शीर्ष है। इसकी खोज सन 1867 में ACL कार्लाइल ने की थी। यह स्थल रामपुरवा कहलाता है। रामपुरवा पश्चिम चंपारण जिला बिहार में स्थित है, जो नेपाल सीमा के बहुत पास है। सिंह शीर्ष आज भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में रखा गया है, जबकि बैल शीर्ष वर्तमान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के बरामदे में स्थापित किया गया है। तो आप बेसिकली इस फर्स्ट इमेज में आप रामपुरवा बैल को देख सकते हो और दूसरा रामपुरवा लायन कैपिटल है, जो 1907 ईस्वी में रामपुरवा में शेरों की खुदाई को की इमेज को दिखाया गया है। ये पारुल पांड्याधर की एक किताब में भी इस इमेज को दर्शाया गया है। तो यहाँ से बेसिकली एक बुल कैपिटल और दूसरा लायन कैपिटल की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पिलर की बात करें तो ये वैशाली में स्थित है। वैशाली एक प्राचीन शहर था और आज यह एक पुरातात्विक स्थल है, जो वर्तमान बिहार भारत में पटना के उत्तर में स्थित है। यह जैन और बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। यह वज्जिका संघ की राजधानी थी, जिसे गणतंत्र के पहले उदाहरणों में से एक माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। गौतम बुद्ध ने लगभग 544 ईसा पूर्व में अपने महापरिनिर्वाण से पहले अपना अंतिम उपदेश दिया था और वैशाली में बुद्ध से सीधे संबंधित दो महत्वपूर्ण स्तूप भी हैं। वैशाली का अवशेष स्तूप, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बुद्ध की राख है, 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक द्वारा यहाँ दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई गई। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक स्तंभों में से एक सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षित स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर एक एशियाई शेर है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो, जो वैशाली बिहार में स्थित है, जो एक लायन कैपिटल को दिखाता है, जो शेर की सम्मुख मुद्रा में बैठे एक शेर की आकृति है, जो सिंगल एशियाई शेर को दर्शाया गया है जिसमें। तो वैशाली में स्थित अशोक स्तंभ, जो एक प्राचीन नगर वैशाली वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का वसारह गांव में है, एक हल्के पीले रंग का बिना पॉलिश किया हुआ लाल बलुआ पत्थर का स्तंभ है, जिसके ऊपर शेर की आकृति बनी हुई है। यह स्तंभ आमतौर पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक के संरक्षण में स्थापित किया गया था। कई स्तंभों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 18.3 मीटर है और यह सभी अशोक स्तंभों में सबसे भारी है। अशोक से संबंधित अन्य स्तंभों के विपरीत वैशाली स्तंभ ग्रीक डोरिक शैली के स्तंभों से काफी मिलता जुलता है। इसके बाद लौरिया अरेरोज या अरारोज, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक स्थान है। इसके ऊपर का शीर्ष भाग नष्ट हो चुका है, लेकिन स्तंभ पर अशोक के 6 शिलालेख स्पष्ट रूप से अंकित है। नाम में समानता होने के बावजूद यह स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ के अशोक स्तंभ से लगभग 55 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यह स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से एक ही खंड से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 11.12 मीटर है। स्तंभ का व्यास 1.06 मीटर और शीर्ष व्यास 0.95 मीटर है। इसका अनुमानित वजन लगभग 34 टन है। यद्यपि वर्तमान में इसमें कोई शीर्ष मूर्ति नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इससे पहले इस पर किसी पशु आकृति का शीर्ष स्थापित था। तो यहाँ पर आप इस इमेज में 6 स्तंभ लेखों को आप देख सकते हैं, जो अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे। इसके बाद लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ आता है। लौरिया नंदनगढ़ या नवंदगढ़ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित एक कस्बा है, जो नरकटियागंज से लगभग 14 किलोमीटर और बेतिया से 28 किलोमीटर दूर है। यह बूढ़ी गंडक नदी के पास स्थित है। कस्बे के पास स्तूप और टीले से कुछ दूरी पर अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ खड़ा है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के एक ही खंड से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर यानी 32 फीट है। स्तंभ का शीर्ष घंटी के आकार का है। गोल आधार पर ब्राह्मी हंस उकेरे गए हैं और यह शेर की मूर्ति को सहारा देता है। स्तंभ पर अशोक के आदेश या शिलालेख सुंदर और स्पष्ट नक्काशी में खुदे हुए हैं।
शेर के मुंह और स्तंभ के शीर्ष के नीचे समय के निशान और थोड़ी खरोंचें दिखाई देती हैं, जो वर्षों से हुई तोड़-फोड़ के प्रमाण हैं। तो ये लौरियानंदन का सिंह स्तंभ है, जो काफ़ी हद तक वैशाली के सिंह शीर्ष स्तंभ से मेल खाता है। इसका जबड़ा टूट चुका है, जो आप इस इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट अशोक का सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ है, जिसमें 4 शेरों को पीठ से पीठ मिलाए दर्शाया गया है। तो अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। यह स्तंभ गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल की स्मृति में बनाया गया था। स्तंभ का शीर्ष भाग 4 आदमकद शेरों से बना है, जो पीठ से पीठ लगाए खड़े हैं। शेर ढोल के आकार के आधार या अबेकस पर स्थित है। आधार पर 4 जानवर उकेरे गए हैं: शेर, हाथी, बैल और दौड़ता हुआ घोड़ा। इनके बीच धर्मचक्र पहिया की आकृति बनी हुई है। स्तंभ का शीर्ष स्तंभ का निचला भाग घंटी के आकार के कमल से बना हुआ है। पूरा स्तंभ एक ही बलुआ पत्थर या चुनार के बलुआ पत्थर से तराशा गया है, जो अत्यधिक पॉलिश्ड है। स्तंभ की कुल ऊंचाई लगभग 2.1 मीटर है। बाद में स्तंभ का ऊपरी भाग गिर गया और दब गया। इसका उत्खनन 1904 से 5 में F.O. ओर्टेल द्वारा ASI ने करवाया। स्तंभ का मूल साफ्ट आज भी सारनाथ में सुरक्षित है। सिंह शीर्ष सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। यह दक्षिण एशिया की प्रारंभिक पत्थर मूर्तिकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें बौद्ध और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रतीक सम्मिलित किए गए हैं। 1947 में इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया और अशोक चक्र ऋषि स्तंभ से प्रेरित होकर भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज में इसे शामिल किया गया। तो बेसिकली इसमें 4 शेरों की आकृतियां हैं और इसके आधार पर 4 पशुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं: शेर, हाथी, बैल, दौड़ता हुआ घोड़ा, जिसके बीच में धर्मचक्र स्थापित किया गया है। और इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है। इसका उत्खनन 1904 या 1905 में F.O. ओर्टेल द्वारा कराया गया था। इसका वर्तमान शीर्ष सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है और 1947 में इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। तो सारनाथ के स्तंभ की शीर्ष पर 4 पशु शेर, हाथी, बैल व घोड़े को घड़ी की दिशा में उत्कीर्ण किया गया है, जिनके बीच 4 धर्मचक्र बने हुए हैं। ये 4 जानवर चारों दिशाओं के प्रतीक है, जिनमें सिंह उत्तर दिशा का है, घोड़ा दक्षिण दिशा का, हाथी पूर्व दिशा का और बैल पश्चिम दिशा का प्रतीक है। सिंह को शौर्य, यश, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अश्व को राज्य विस्तार का प्रतीक या गृह त्याग का भी प्रतीक माना जाता है। वृषभ भूमि की उर्वरता का प्रतीक या बुद्ध की राशि का प्रतीक माना जाता है। हाथी चातुर्य या विचारशीलता, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा बुद्ध के जन्म से संबंधित भी है, क्योंकि माया देवी ने स्वप्न में अपने गर्भ में एक हाथी को प्रवेश करते देखा था। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द देवनागरी लिपि में अभिलेख के नीचे उत्कीर्ण है, जिसे एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के आधिकारिक प्रतीक के रूप में 1950 में अपनाया गया। इस ग्राफिक छवि का निर्माण दीनानाथ भार्गव ने किया। चौकी पर स्थित पशुओं का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल है, यानी सबसे पहले घोड़ा, फिर हाथी, फिर सिंह, फिर और बैल। अशोक के सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से एकात्मक रूप से बनाए गए हैं, जिन पर स्मिथ व चार्ल्स फैवरी ने ईरानी प्रभाव माना है। अशोक के शिलालेखों में रुम्मिनदेही सर्वश्रेष्ठ अभिलेख है तथा स्तंभों में सारनाथ सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट है। तो आप इस सारनाथ अशोकन पिलर में स्पष्ट रूप से इसके पार्ट्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक धर्मचक्र स्थापित था, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त या उससे खंडित हो गया है। धर्मचक्र है, फिर उसके ऊपर कैपिटल का पूरा फिगर, यानी जो अबेकस के ऊपर 4 लाइन बनाए गए हैं उनके बारे में है। फिर उसके नीचे अबेकस यानी जिस पर लाइन बनाए गए हैं। फिर इन्वर्टेड लोटस बेल है, यानी उल्टे कमल का दल बनाया गया है। फिर मोनोलिथिक शाफ्ट है, यानी ये पूरा ओवरऑल कैपिटल का पार्ट है। इसके अलावा एक इनग्रेविंग सांची स्तूपा में इस इनग्रेविंग में इस अशोकन पिलर को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
स्तंभ के निचले टुकड़े आज भी मूल स्थान पर सुरक्षित हैं। ये अवशेष कांच के घेरे के पीछे संरक्षित हैं। यह स्थल धमेक स्तूप से लगभग 178 मीटर की दूरी पर स्थित है। सिंह शीर्ष की कुल ऊंचाई 2.1 मीटर यानी 7 फीट है। शीर्ष का सबसे निचला भाग उल्टे कमल की पंखुड़ी की घंटी के आकार का है। यह आकार की घंटी है। इस घंटी की ऊंचाई लगभग 61 मीटर है। घंटी पर 16 पंखुड़ियां बनी हैं। इसकी शैली पर्शेपोलिटन यानी ईरानियन प्रभाव दर्शाती है। घंटी के ऊपर गोलाकार अवेकस या ढोलाकार पटिया है। अवेकस का व्यास 86 सेंटीमीटर और ऊंचाई 34 सेंटीमीटर है। अवेकस पर 4 शीर्ष उत्कीर्ण है। अवेकस पर 4 शेर उत्कीर्ण है। शेर पीठ से पीठ मिलाए खड़े किए गए हैं। प्रत्येक शेर लगभग 1.1 मीटर ऊंचा है। शेर को जीवन आकार यानी लाइफ साइज का माना जाता है। पुरातत्वविद F.O. ओटल ने 1960 में शेरों को पीठ से खड़े बताया। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की बुक में एक इमेज डायग्राम है जिसमें अशोकन सारनाथ पिलर को उन्होंने पुनर्निर्मित किया। उसके ऊपर धर्म चक्र को स्थापित किया। सांची में स्थित अशोक का स्तंभ, ये सांची से प्राप्त अशोक का स्तंभ है जो काफी हद तक सारनाथ के स्तंभ से मेल खाता है। अशोक के सांची स्तंभ का शीर्ष भाग जैसा कि खोजा गया, जो बाईं ओर की इमेज में आप देख सकते हैं, और पर्ची ब्राउन द्वारा मूल स्वरूप का अनुकरण है। यह सारनाथ में अशोक के सिंह शीर्ष से बहुत मिलता जुलता है, सिवाय अवेकस के, क्योंकि इसका अवेकस बहुत पतला है उसकी अपेक्षा, और इसमें जानवरों की तुलना में हंस और कमल दलों का चित्रण किया गया है। यहाँ ज्वाला पॉमेट्स और हंसों से सजाया गया है। और ये सांची संग्रहालय में वर्तमान में संग्रहित है। स्तंभ के ऊपरी भाग के पास ऊपरी भाग पर 4 शेर बनाए गए हैं जो संभवतः धर्म चक्र को सहारा देते हैं, जैसा कि सांची की नक्काशी में बाद के चित्रों द्वारा भी सुझाया गया। इसके बाद अगला स्तंभ इलाहाबाद का स्तंभ है जिसका ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त है। तो इलाहाबाद स्तंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 35 फीट है और 10.7 मीटर ऊंचा है। इस पर अशोक का शिलालेख अंकित है। उस पर बचे हुए कुछ अशोक स्तंभों में से एक है जिस पर शिलालेख सुरक्षित है। इसे बाद में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति लेख तथा मुगल सम्राट जहांगीर ने 17वीं शताब्दी में लेख अंकित कराया। कुछ विद्वानों के अनुसार स्तंभ को अकबर ने कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। अन्य विद्वानों का मानना है कि स्तंभ पहले प्रयागराज में मौजूद था। वर्तमान में यह इलाहाबाद किले में स्थित है जो भारतीय सेना के अधीन है। स्तंभ का घंटी के आकार का कमल शीर्ष अब नष्ट हो चुका है। शीर्ष की प्रतिमा का आधार पास से मिला है जिस पर कमल और मधुकोश जैसी नक्काशी है। तो कनिंघम के अनुसार मूल रूप से इस पर शेर की प्रतिमा रही होगी। 13वीं शताब्दी के बाद उसे कई बार गिराया गया और पुनर्स्थापित किया गया। 1605 में जहांगीर के समय पुनर्स्थापित किया गया। सन 1798 में जनरल किड ने इसे गिरा दिया। सन 1838 में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने नया शेर शीर्ष पर लगाकर इसे स्थापित किया, जो आप इस इमेज में देख सकते हो। कनिंघम ने इस नए शेर की कड़ी आलोचना की जिसके बाद इसको हटा दिया गया। इलाहाबाद स्तंभ के लुप्त शीर्ष का फ्रीज, जिसमें कमल के फूल, लौ के आकार के ताड़ के पेड़ को घेरे हुए और उसके चारों छोटे छोटे गुलाब के फूल हैं, ये नक्काशी इलाहाबाद के स्तंभ में है। इसके बाद संकीचा में स्थित अशोक स्तंभ जो मौर्य काल का है, जिस पर हाथी का चित्रण है, और यह गौतम बुद्ध के तुषिता स्वर्ग से अवतरण की स्मृति में बनवाया गया था। अशोक ने यह स्तंभ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 300 वर्ष बाद स्थापित कराया। तो यह स्तंभ पॉलिश किए हुए चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित था। इसकी शैली अन्य अशोक स्तंभों से मिलती जुलती है। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख होने की संभावना मानी जाती है, पर स्पष्ट अभिलेख नहीं मिले हैं। यह स्तंभ बौद्ध कला और मौर्य स्थापत्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस स्तंभ की पहचान 19वीं शताब्दी में पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान की गई। शंकिसा का अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। कालसी स्तंभ शीर्ष पर हाथी बना हुआ है और उसके दोनों
पैरों के बीच ब्राह्मी लिपि में गजतमे लिखा हुआ है। इसके अलावा एक प्रतिमा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उड़ीसा से प्राप्त है, धौली हाथी की प्रतिमा कही जाती है। धौली की हाथी प्रतिमा उड़ीसा की सबसे प्राचीन शिला उत्कीर्ण मूर्ति मानी जाती है। यह भुवनेश्वर के पास धौली में स्थित है। इसकी खोज सन 1837 में मार्खम किट्टो ने की थी। इसका निर्माण काल लगभग 257 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे कलिंग युद्ध के तुरंत बाद मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में बनाया गया था। यह मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। इस मूर्ति का हाथी की मूर्ति चट्टान को काटकर तराशी गई है। इसमें हाथी का केवल अग्रभाग, सिर, कान, सूंड और अगले पैर ही दर्शाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चट्टान से बाहर निकल रहा है। मूर्ति की शैली कोमल और यथार्थवादी है और यह मौर्यकालीन औपचारिक पशु स्तंभों से अलग स्थानीय मूर्तिकला परंपरा को दर्शाती है। इसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप और युद्ध त्याग के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो बौद्ध परंपरा में हाथी शक्ति, पवित्रता और आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है। अशोक के छठे शिलालेख में आया शब्द शेतो, सफ़ेद हाथी, इसी प्रतिमा से जोड़ा जाता है। बौद्ध कथाओं में सफ़ेद हाथी के पूर्वजन्म और दिव्यता का संकेत माना जाता है। तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज जो धौली हाथी का है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण सिंहासन अशोक काल का प्राप्त हुआ, जिसे वज्रासन या हीरा सिंहासन भी कहा जाता है। तो ये बोधिगया में बोधि वृक्ष के नीचे स्थित एक प्राचीन पत्थर की शिला है, जिसे बुद्ध का ज्ञानोदय आसन माना जाता है। यह शिला मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लगभग 250 से 233 ईसा पूर्व के बीच स्थापित की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध परंपरा में यह खाली सिंहासन बुद्ध की अनुपस्थिति में उनके प्रतीक के रूप में पूजनीय थी। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल होने के कारण बोधिगया को तिब्बती ग्रंथों में वज्रासन कहा गया है। तो ये वज्रासन में आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल स्तंभों जैसी नक्काशी की गई है और सांची के तोरण द्वारों या स्कल्पचर्स जैसे इनमें भारवाहक यक्षों की प्रतिमाएं भी हैं। हीरा सिंहासन यानी वज्रासन और सांची स्तंभ के शीर्षों की सजावट की तुलना अगर करें तो बहुत समानताएं हैं, जिसके आधार पर ये अशोककालीन माना जाता है। दूसरा, ये भरौत स्तूपा, जो सुंग काल की एक नक्काशी में भरौत स्तूपा में वज्रासन को दर्शाया गया है। इसके ऊपर महाबोधि मंदिर को भी दर्शाया गया है। वज्रासन को कुछ 2 आकृतियाँ पूजा करती हुई दर्शाई गई हैं। इसके अलावा उसमें एक यक्षिणी आकृति और संभवतः एक किसी डिवोटी को दर्शाया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्कल्पचर का टुकड़ा जो पाटलिपुत्र की राजधानी पाटलिपुत्र के बुलंदबाग स्थल पर खोजा गया, चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। पाटलिपुत्र स्तंभ की राजधानी, जिस पर अचमेदिन और यूनानी दोनों प्रभाव दिखता है। घुमावदार मनकेदार आकृतियों से सुसज्जित है। इसमें आप स्पष्ट रूप से स्तंभों की सजावट की नक्काशी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा मथुरा से प्राप्त माँ त्रिदेवी की प्रतिमा जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में है, जिस पे स्थानीय या लोक कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है, जो पूर्णतः लोक कला से प्रभावित जान पड़ती है। इसके अलावा ये कुछ मौर्यकालीन प्रमुख टेराकोटा या मृण मूर्तियाँ हैं, जो आगे चलकर शुंग काल में अधिक विकसित हुई। मौर्य काल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा, इसे चंवर धारणी या वैरर यक्षी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय पत्थर की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे पहले तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल का माना जाता था। इसका कारण इसकी अत्यंत चिकनी मौर्यकालीन पॉलिश है। बाद के अध्ययनों से इसे पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी का माना गया। माथे के बालों की शैली को कुषाण काल से जोड़ा जाता है और मूर्ति 1917 में दीदारगंज पटना से मिली। वर्तमान में विहार संग्रहालय पटना में संग्रहित है। पटना प्राचीन पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। मूर्ति की कुल ऊंचाई की बात करें तो 5 फीट 2 इंच यानी 1.57 मीटर है, या 1 फीट और 7.5 इंच 49.5 सेंटीमीटर है। इसे ऊंचे चुनार भलवा पत्थर के चबूतरे पर खड़ी है। पत्थर की सतह पर दर्पण जैसी चमक दिखाई देती है। यह पूर्णतः स्वतंत्र रूप से खड़ी सुडौल और आदमकद प्रतिमा है। दाहिने हाथ में इसके चंवर यानी चौरी पकड़े हुए है। बायां हाथ टूटा हुआ है। वस्त्र में पारदर्शिता का आभास मिलता है। यह किसी
देवी नहीं बल्कि एक यक्षी प्रकृति देवी को दर्शाती है। दीदारगंज यक्षी की खोज सन 1917 में डी.बी. स्पूनर ने की थी। डी.बी. स्पूनर उस समय पाटलिपुत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से जुड़े पुरातत्वविद थे। इसके अलावा दूसरी पॉलिशदार प्रतिमा लोहानीपुर धड़ जो बिहार से प्राप्त हुई है, क्षतिग्रस्त अवस्था में मौजूद है। यह पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बनी है। इसकी तिथि सामान्यतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक मानी जाती है। इस पर कुछ ग्रीको रोमन भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस कारण इसे कुछ विद्वान कुषाण पूर्व काल का भी मानते हैं। कुछ इसे जैन धर्म से जोड़कर इसे जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मानते हैं। यह प्राचीन पाटलिपुत्र के लोहानीपुर गांव से मिली थी और वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। 1937 में खुदाई के दौरान 2 धड़ मिले थे। एक धड़ लगभग 2 फीट ऊंचा है, दूसरा धड़ 1 फीट ऊंचा है। यह मूर्ति मौर्यकालीन उन्नत पॉलिश युक्त तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो स्थापत्य संरचनाओं या रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं निर्मित कराईं। भारत की सबसे प्राचीन शैलकृत गुफाएं मौर्य काल से संबंधित हैं और ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थीं, जिसके संस्थापक मक्खलीपुत्र घोषाल थे। तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं, इसमें कर्ण, चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्वकर्मा गुफा है। तो सबसे पहले सुदामा गुफा की बात करते हैं। तो ये सुदामा गुफा का ओवरऑल प्लान दिखाया गया है ब्लैक एंड वाइट में, और उसके बाद उसका प्रवेश द्वार दिखाया गया है जो उसी पहाड़ी पे लोमस ऋषि के प्रवेश द्वार के बगल ही स्थित है। यानी दोनों गुफाएं एक ही पहाड़ी के अंदर दर्शाई गई हैं। आप इस इमेज में स्पष्टता देख सकते हो। जो दूसरा प्रवेश द्वार है वो सुदामा गुफा का है, जो अलंकृत और हॉर्सशू शेप में है वो लोमस ऋषि गुफा का है। तो सुदामा गुफा, इसका निर्माण अशोक ने कराया, जो 261 ईसा पूर्व में माना जाता है। ये आजीवक संप्रदाय को समर्पित है। इसकी विशेषता अत्यधिक पॉलिश, जो मौर्य काल की विशेषता है, अंदर गूंज का प्रभाव पैदा करती है। आयताकार कक्ष और अर्धगोलाकार पिछला भाग है। अर्धगोलाकार पिछला भाग जो स्पष्ट रूप से इस इमेज डायग्राम में या रेखांकन में दर्शाया गया है। ओवरऑल ये उस गुफा का, सुदामा गुफा का चित्रांकन है। तो बराबर ग्रेनाइट पहाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित लोमस ऋषि गुफा के निकट और बाईं ओर स्थित है। गुफा में कुल 2 कक्ष हैं। पहला कक्ष आयताकार है। आयताकार कक्ष का आकार 9.98 गुणे 5.94 मीटर है। दूसरा कक्ष अर्धगोलाकार है, जैसा कि हमने पहले इमेज में देखा। अर्धगोलाकार कक्ष का व्यास 6 मीटर है। दोनों कक्ष एक सक्रिय आयताकार मार्ग से जुड़े हुए हैं। यह बराबर समूह की सबसे प्रारंभिक खुदी हुई गुफा मानी जाती है। गुफा का समर्पण सम्राट अशोक ने किया। समर्पण की तिथि 257 ईसा पूर्व मानी जाती है। यह अशोक के शासनकाल का 12वां वर्ष था। प्रवेश द्वार पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित है। अशोक शिलालेख में अशोक का औपचारिक नाम प्रियदर्शन अंकित है। लोमस ऋषि गुफा में कोई समर्पण शिलालेख नहीं मिला है। तो ये सुदामा गुफा का गलियारा है, जो गलियारे से आप अंदर की गुफा की दीवार को देख सकते हो, जो अत्यंत चमकदार पॉलिश के साथ उत्कीर्ण की गई है। इसके अलावा दूसरी और सबसे अलंकृत अशोककालीन गुफा या मौर्यकालीन गुफा मानी जाती है, जो लोमस ऋषि केव है, जो अशोक के काल में अधूरी आरंभ हुई, परंतु ये अधूरी रह गई। इसकी विशेषता भारत की सबसे पहली आर्च चैत्य आर्च, जो आप ये अर्धगोलाकार भाग देख रहे हो, ये मेहराब या आर्च कहलाते हैं, जो मुख्यतः इस्लामिक स्थापत्य कला की विशेषता है। ये आजीवक संप्रदाय से को समर्पित थे और इसकी स्थिति की बात करें तो अधूरी है, अंदर कोई शिलालेख नहीं है। तो ये ओवरऑल इमेज है जो दर्शाता है लोमस ऋषि का प्रवेश द्वार है और ये पूरी ओवरऑल संरचना है। सॉरी। तो और इसके तोरण द्वारों या इसके अग्रभाग पर मेहराब पर स्तूपों की पंक्तियां और हाथियों की पंक्तियां दर्शाई गई हैं। लोमस ऋषि गुफा का अग्रभाग मेहराब नुमा है, जो समकालीन लकड़ी की वास्तुकला या कास्ट कटाई परंपरा पर आधारित है। प्रवेश द्वार पर नक्काशीदार हाथी घुमावदार मेहराब के साथ एक पंक्ति में स्तूप प्रतीकों की ओर आगे बढ़ते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर झोपड़ी नुमा मुखौटा ओगी आकार के चैत्य मेहराब या चंद्रशाला का सबसे पुराना जीवित उदाहरण है, जो सदियों तक भारतीय शिलाकटी वास्तुकला और मूर्ति कला सजावट की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो स्पष्ट रूप से हाथियों की पंक्तियाँ
और स्तूपों की पंक्तियाँ आप देख सकते हो जो क्रमबद्ध तरीके से सुनियोजित की गई हैं, जो काष्ठ कटाई परंपरा पर आधारित हैं। ये मौर्यकाल की सबसे अलंकृत गुफा मानी जाती है। इसके अलावा अगली गुफा कर्ण चौपड़ गुफा है। इसका निर्माण भी अशोक ने कराया, जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। इसमें एक आयताकार कमरा है जो 10.2 गुणे 4.27 मीटर का है। इसमें अशोक का शिलालेख मौजूद है और इस कर्ण चौपड़ के बाहरी हिस्से पर बौद्ध की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। ये बौद्ध प्रतिमाएं जो आज अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, और ये ओवरऑल कंप्लीट गुफा का आर्किटेक्चर प्लान दिखाया गया है और प्रवेश द्वार सहित। अगली गुफा विश्व झोपड़ी गुफा है जो अशोक द्वारा बनवाई गई। ये भी आजीविक संप्रदाय से संबंधित है। ये खुला प्रार्थना स्थल है। इसमें कम पॉलिश है और अत्यधिक प्राकृतिक रूप से निर्मित है। सिर्फ इसमें एक स्क्वायर प्रवेश द्वार दर्शाया गया है। ये विश्व झोपड़ी गुफा है। इसके अलावा दूसरी पहाड़ी नागार्जुनी पहाड़ी है जो बिहार में स्थित है। बराबर पहाड़ियों से थोड़ी ही दूर पर अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य द्वारा इस पर 3 गुफाएं निर्मित कराई गईं जो आजीविक संप्रदाय से संबंधित थीं। 3 मुख्य गुफाएं इस स्थल से प्राप्त हुई हैं। जैसे वदथिका या वदथिका गुफा, कुभा, वापिया का कुभा, गोपिका कुभा जो सबसे बड़ी है, गोपिका गुफा। तो आप इस इमेज में प्लान डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे इस 3 गुफाओं का प्लान दिखाया गया है। सबसे पहले वापियाका गुफा है, जो स्क्वायर शेप में है और इसमें एक प्रवेश द्वार दिखाया गया है। और इसके अलावा हाफ सर्किल और स्क्वायर शेप में वदतिका गुफा है। और तीसरी सबसे बड़ी गुफा गोपिका गुफा है जो पूरे राउंड शेप में है। तो सबसे पहले गोपिका गुफा या गोपी गुफा दशरथ मौर्य द्वारा बनवाई गई 232 ईसा पूर्व में आजीवक संप्रदाय को संबंधित समर्पित है। और इसकी विशेषता है इसमें अंदर मौर्यकालीन पॉलिश की गई है जो अत्यंत चमकदार है। इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण किया गया है। चमकदार पॉलिश देख सकते हो। इसके अलावा इस गुफा का आर्किटेक्चरल प्लान है नागार्जुनी पहाड़ी में स्थित गोपिका गुफा की सीढ़ियों और गुफा के प्रवेश द्वार की तस्वीर इसमें दर्शाया गया है। ये प्रवेश द्वार है और ये सीढ़ियाँ दर्शाई गई हैं। अगली गुफा वदतिका गुफा है जिसको अशोक के पोते दशरथ मौर्य ने इस आजीविक संप्रदायों के लिए बनवाया था। इसमें इसकी योजना सीधी आयताकार है और उच्च गुणवत्ता की शिल्पकला को प्रदर्शित करती है। और ये इसके अलावा इसी पहाड़ी पे इसी में दूसरी गुफा वापियाका गुफा या वदथिक गुफा है, वही जग गुफा जो दशरथ मौर्य ने निर्मित कराई। इसके अंदर शिलालेख है और मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश की गई है। इसमें एक आयताकार कक्ष यानी 5.10 मीटर गुणे 3.43 मीटर है। और ये ओवरऑल दोनों गुफाओं का चित्रण है। प्लान डायग्राम दिखाया गया है। एक तरफ वदतिका और एक तरफ वहीजका गुफा है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण स्थापत्य सांची का स्तूप है जिसके मुख्य गुंबद का पार्ट सम्राट अशोक ने निर्मित कराया, जिसे बाद में सुंगों ने रेलिंग लगवाई और सातवाहनों ने भी उसमें कुछ नक्काशियाँ उत्कीर्ण करवाई। ओवरऑल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह रायसेन से लगभग 23 किलोमीटर और भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन बौद्ध की स्तूप संरचनाओं में से एक है। मूल स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनवाया गया था। प्रारंभिक स्तूप ईंटों का बना अर्धगोलाकार ढांचा था। इसके ऊपर छत्र लगाया गया था जो सम्मान और संरक्षण का प्रतीक था। अशोक की पत्नी देवी विदिशा की निवासी थीं। सांची से उनका व्यक्तिगत संबंध माना जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सांची का बड़ा विस्तार किया गया। इस समय सुंदर तोरण द्वार, सजावटी द्वार जोड़े गए। पूरे स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग बनाई गई। तोरणों पर बुद्ध के जीवन जातक कथाओं के दृश्य उकेरे गए। बाद के कालों शुंग, सातवाहन और गुप्त में भी इसका निर्माण कार्य चलता रहा। इन गुफाओं में उत्कीर्ण की या इस तोरण द्वारों पर उत्कीर्ण की नक्काशी के बारे में हम शुंग काल में पढ़ेंगे। सांची स्तूप का व्यास 120 फीट है और इसकी ऊंचाई 54 फीट है। तोरण द्वारों की ऊंचाई 34 फीट मानी जाती है। इसका प्राचीन नाम इस स्तूप का पूरा व्यास 36 मीटर है, ऊंचाई
16.5 मीटर है और ऊपर हर्मिका और त्रिशक्त्र लगा हुआ था। लंबे समय तक ये जंगलों में छिपा रहा और 1818 में इसकी खोज ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की और इसकी बाद में जॉन मार्शल ने इसका वैज्ञानिक संरक्षण और इसकी उत्खनन कार्य इसका करवाया। यहाँ से प्राप्त सिंह शीर्ष स्तंभ, जिसके ऊपर इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे उसके ऊपर एक धर्मचक्र स्थापित था। सेम ऐसी नक्काशी उत्तरी तोरण द्वार पर निर्मित कराई गई है। इसके अलावा अगली निर्मित वास्तुकला मौर्य काल के शाही महलों की है, जो मौर्यकालीन वास्तुकला के विस्मयकारी पहलुओं में से एक महलनुमा संरचनाएं हैं। विशेष रूप से राजधानी पाटलिपुत्र पटना में स्थित है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन महलों को मानव जाति की महानतम रचनाओं में से एक के रूप में वर्णित किया। चीनी यात्री फाहियान ने इन्हें देवताओं का उपहार कहा। हालांकि लकड़ी प्राथमिक निर्माण सामग्री थी, जिसके कारण समय के कारण कई संरचनाएं नष्ट हो गईं, लेकिन कुंभलहार जैसे स्थलों में मिले पुरातात्विक साक्ष्य की भव्यता की झलक दिखलाते हैं। दूसरा स्थापत्य चंद्रगुप्त मौर्य का महल कुंभलहार पटना में स्थित है। यहाँ पर खुदाई से काले धब्बेदार पत्थरों से तराशे गए 80 अखंड स्तंभों के आधारशिलाओं का पता चला है, जिनमें से प्रत्येक 9.75 मीटर ऊंचा है। हॉल के दक्षिण में लकड़ी के 7 चबूतरे मिले, जो संभवतः सीढ़ियां थीं। अन्य खोजों में तांबे के सिक्के, आभूषण, टेराकोटा की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन शामिल थे। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि यह पर्शियोपोलिस यानी ईरान के अचमेदिन महलों से प्रेरित था, जो अंतर सांस्कृतिक स्थापत्य प्रभावों को दर्शाता था। कुछ का ये भी मानना था कि ये महल एकबटाना, शूसा और पर्शियोपोलिस के महलों से भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद महाबोधि मंदिर है, जो महाबोधि मंदिर मुख्यतः अशोक काल में बनवाया गया था। महाबोधि मंदिर, जिसका अर्थ है महान ज्ञानोदय की प्राप्ति या ज्ञानोदय का मंदिर। महाबोधि महाविहार बिहार के बोधगया में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। यह वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो बोधगया से लगभग 15 किलोमीटर और पटना से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये ओवरऑल इमेज जो स्लाइड में शो हो रही है, पहली जीर्णोद्धार से पहले का है, फिर उसके बाद आधुनिक जीर्णोद्धार से पहले सन 1897 का इमेज है। सन 1880 के बाद जीर्णोद्धार के कुछ समय बाद 1899 में मंदिर का जो स्वरूप था वह इस प्रकार है। जीर्णोद्धार के बाद आंतरिक भाग, इसमें गर्भगृह में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। 150 से 200 ईस्वी में महाबोधि मंदिर पट्टिका की हालिया छवियां, जो महाबोधि मंदिर शीर्ष पर एक गोलाकार स्तूप का सीढ़ीदार पिरामिड है, जो स्पष्ट रूप से इस इमेज में दिखाया गया है। तो ये इस 150 से 200 ईस्वी की इस महाबोधि पट्टिका में महाबोधि मंदिर को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसके आधार पे पता लगाया जा सकता है कि ये मूल संरचना इसकी मौर्य काल में निर्मित कराई गई थी। महाबोधि मंदिर के कुछ अवशेष सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय के हैं। मंदिर में स्थित वज्रासन हीरा सिंहासन को भी अशोक का काल का माना जाता है। वर्तमान मंदिर की संरचना मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईस्वी की है, हालांकि इसमें 2री शताब्दी ईस्वी के पुराने निर्माण के अंश भी शामिल हुए हैं। 19वीं शताब्दी के मंदिर का बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार किया गया। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि स्थल मौर्य काल से ही बौद्धों का पूजनीय स्थान रहा है। मंदिर ईंटों से निर्मित है, जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग थी, जिसमें से अब कई प्रतिकृतियां हैं। मंदिर परिसर में 2 ऊंचे शिखर हैं। मुख्य शिखर की ऊंचाई 55 मीटर है। यह शैली आगे चलकर हिंदू, जैन मंदिरों और एशिया की बौद्ध पगोडा वास्तुकला को प्रभावित करती है। तो ये भरौत स्तूपा की एक रिलीफ में दर्शाया गया है कि अशोक के बौद्ध मंदिर और उसके हीरा सिंहासन को दर्शाया गया, यानी वज्रासन सिंहासन को, जो 250 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया। चैत्य मेहराबों के बीच शिलालेख में लिखा गया है, भगवतो शकुमनिनो बोधो, यानी भगवत पवित्र शकुमुनि यानी शाक्य मुनि के बोधि वृक्ष के चारों ओर स्थित निर्मित भवन। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के लिए भगवा शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक का हाथी मुकुट स्तंभ अब लुप्त दिखाई देता है। भरौत ब्रिज लगभग 100 ईसा पूर्व का ये भरौत का रिलीफ है। अगला आर्किटेक्चर धमेक स्तूप। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्मचक्र परिवर्तन दिया। यह स्तूप बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक से जुड़ा हुआ है। मूल स्तूप का निर्माण अशोक के समय हुआ। वर्तमान विशाल संरचना का पुनर्निर्माण गुप्त काल 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ। स्तूप
ईंटों और पत्थर से पुनर्निर्मित है। इसकी ऊंचाई 43.6 मीटर है। इसका व्यास 28.3 मीटर है। स्तूप का निचला भाग पत्थर से बना हुआ है और ऊपर का भाग ईंटों से। पत्थर वाले भाग पर ज्यामिति और पुष्प अलंकरण बने हैं। स्तूप गोलाकार यानी सिलेंड्रिकल स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ किसी बुद्ध प्रतिमा की पूजा नहीं बल्कि धम्म का प्रतीक माना जाता है। धम्म एक शब्द का अर्थ है धम्म का उपदेश देने वाला स्थल। यह बौद्ध संघ के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। धम्म एक स्तूप आज भी बौद्ध श्रद्धालुओं को का प्रमुख तीर्थ है। अगला स्तूप भरहुत का स्तूप है, जो अपने वर्तमान मूल अवस्था में आज तो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रमुख नक्काशियों से इसकी स्थापत्य संबंधी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। भरहुत स्तूप का मूल निर्माण अशोक के समय हुआ और बाद में शुंग काल में इसमें बड़े पैमाने पर रेलिंग और तोरण द्वार से सुसज्जित कराया गया। कुछ विद्वान मूर्तियों को शुंगन उत्तर भारतीय बौद्ध राज्य काल से भी जोड़ते हैं। भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। केंद्रीय स्तूप के चारों ओर पत्थर की वेदी रेलिंग बनी हुई थी। चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार थे। अब केवल आंशिक रूप से कुछ ही बचा है। योजना सांची स्तूप के समान थी। प्रमुख दानदाताओं के नाम राजा धनभूति का है। स्तूप का व्यास लगभग 21 से 22 मीटर है। यह अर्धगोलाकार गोल गुंबद और ऊपर हर्मिका छत्र सब नष्ट हो गया है। निर्माण सामग्री ईंट और पत्थर की रेलिंग है। आज मूल स्थान पर बहुत कम अवशेष बचा है। अधिकांश रेलिंग और मूर्तियां भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। अन्य भारतीय और विदेशी संग्रहालयों में सुरक्षित है। भरहुत स्तूप की खोज सन 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की और 1873 से 75 के बीच उत्खनन कर इसके महत्वपूर्ण शुंगकालीन रेलिंग व मूर्तिकला के अवशेष प्रकाश में आए। एक भित्ति चित्र पर भरहुत स्तूप का चित्रण किया गया है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इससे इस स्तूप के बारे में पता लगाया जाता है कि इस स्तूप की संरचना कैसी थी। इसके अलावा अगला स्तूप धर्मराज का है, जो जिसे तक्षशिला का महान स्तूप भी कहा जाता है। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया। भगवान बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित था। यह स्थल तक्षशिला के खंडहरों का भाग है। सन 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसका उत्खनन 1913 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने कराया। उत्खनन से पहले स्तूप को कई बार लूटा जा चुका है। स्तूप से एक बड़ी खाई मिली जो अवशेषों की लूट के लिए खोदी गई थी। सन 1934 में स्तूप का अधिकांश भाग उजागर हो गया। स्तूप के दक्षिण में मिले मानव कंकाल संभवतः श्वेत हूणों के आक्रमण में मारे गए बौद्ध भिक्षुओं के थे। तो ये ओवरऑल धर्मराज स्तूप की योजना है। ये मेन स्तूप का स्ट्रक्चर है और इसके अलावा यहाँ पर अन्य स्थापत्यों से संबंधित प्लान या मोनेस्ट्री को दर्शाया गया है। त्रिमुख यक्ष इसके अलावा त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा वाराणसी की राजघाट से प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। या वेशनगर यक्षी प्रतिमा ग्वालियर के वेशनगर से प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये ओवरऑल मौर्य कला और प्राक मौर्य कला से संबंधित जितने भी मूर्तिकला और स्थापत्य थे उनके बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा अगली वीडियो में शुंगकालीन जो भी स्तूपों की रेलिंग तोरण द्वारों की सजावट की गई या जो भी स्तूप उनके समय में बने उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।